तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज ने पाकिस्तान के पिछले 75 सालों में करप्शन की। मतलब जरदारी साहब बैठे हुए हैं तो वो आपको पता ही है, उनको ऑलरेडी मिस्टर 10% भी कहा जाता है। भुट्टो साहब ने, बेनजीर भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था। मेरे साथ मौजूद हैं खुशहाल पार्टी के खालिद अंसारी साहब, जिनसे जानेंगे अभी। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, क्या हाल हैं आपके? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या सर, सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उस हवाले से कि सिंध सरकार ने पिछले 2017 और 18 में 292 अरब की खुर्द-बुर्द की, और इनका अगर पिछले 9 साल का हिसाब करें तो 957 अरब की करप्शन की। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी बिल्कुल, इसी तरह सिंध के जो आप हालात देख लें और बल्कि अंदरूनी सिंध के हालात देख लें तो इन्होंने करप्शन कर करके बिल्कुल सिंध की ना हालत तबाह कर दी है। और ये जो खासकर जो आप कह लें कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और जो जरदारी साहब ने जो किया है, जो सियासी तौर पे जो ये भर्तियां करते रहे हैं, बस हर महकमे में बहुत देखें, किसी भी मुल्क का जो है ना सारा दारोमदार, उसकी तरक्की का दारोमदार इसी चीज से होता है कि वहाँ पे करप्शन ना हो जी। और सिंध की जो करप्शन है वो तो आप बाकी सारे जो सूबे हैं ना उनसे ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आपके जो मोहतरम जरदारी साहब बैठे हुए हैं तो वो आपको पता ही है, उनको ऑलरेडी मिस्टर 10% भी कहा जाता है जी। तो बहुत वहाँ के हालात इतने खराब हो चुके हैं। वहाँ पर आप स्कूलों को देख लें, हॉस्पिटल्स को देख लें, ऐसे मतलब कि आवाम की बुरी हालत हो गई है। मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इस पार्टी को बने तो तकरीबन 38 साल हो गए हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने, बेनजीर भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था, मगर अफसोस की बात यहाँ नहीं है कि ये करप्शन किस तरीके से हुई। करप्शन की वजह जैसे मजदूर अफराद की अमदादी रकम को खा लिया गया, ज़कात और उशर के पैसों को खा लिया गया, तालीम के महकमे को नुकसान दिया गया, हस्पतालों से दवाइयाँ गायब हो गई, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। आपकी पार्टी इस बारे में क्या कहेगी? बिल्कुल, देखे ना, मजदूरों को, फिर बहुत सारे क्या गरीबों का पैसा लूट कर इन लोगों ने बाहर जायदादें बना ली हैं। तो हमारे लिए देखिए, मैंने जो पार्टी बनाई है, जो मैं इस फील्ड में आया हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि ये जो गरीब तबका है, जो ये लोग परेशान है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास रेंट के लिए पैसे नहीं है, तो हमारा इसके ऊपर बहुत बड़ा प्लान है कि इन्हीं के लिए बहुत कुछ करेंगे और ये करप्शन इस मुल्क से हटाएंगे, निकालेंगे। और हम मगर खालिद भाई, यहाँ पे तो एक सवाल ये भी बनता है कि करप्शन को किस तरीके से खत्म करेंगे? 957 अरब रुपया, इसको किस तरीके से देखते हैं आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है? आप आएंगे तो किस तरीके से करप्शन को खत्म करेंगे? गरीब आदमी को किस तरह सपोर्ट देंगे? सिंध के बंदों के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है। वहाँ पे तो सबसे बड़ा मसला सफाई का है कि वहाँ पे सफाई का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। तो आपकी पार्टी, खुशहाल पार्टी, सिंध के अंदर किस तरीके से पेनिट्रेशन करेगी? कुछ इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, इस तरह ही है कि हम कुछ जो है लॉ एंड ऑर्डर्स में जो कुछ थोड़ी सी एनवायरमेंट करेंगे, और जो करप्शन के ऊपर जो लोग करप्शन करेंगे उनको हम सख्त से सख्त सजाएं देंगे। और मतलब कि करप्शन ये खालिद भाई, सारी पार्टियां इस तरह कहती हैं कि जब हम इक्तदार में आएंगे तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम करप्शन का खात्मा कर लेंगे। ये बातें मुझे सिर्फ ख्वाब लगती हैं आपकी, क्योंकि यही बातें रोटी कपड़ा और मकान के आज से 38 साल पहले लगे थे। तो लोग आपको पर किस तरह यकीन करेंगे? कुछ इस बारे में बताइएगा। गरीब आदमी जिसके पास सिंध के अंदर दवाइयां नहीं है, सिंध के अंदर सर कुत्ता कोई काट लेता है तो उसकी दवाई, वैक्सीन नहीं है किसी अस्पताल में, तो आपकी पार्टी किस तरीके से इस करप्शन को खत्म कर लेगी? सर 957 अरब रुपया है ये। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, हमारी पार्टी का जो मेन मोटिव है ना, जो हमारा मेन मंशूर है, वो निज़ाम मुस्तफ़ा है। और जो निज़ाम मुस्तफ़ा है ना, उसमें ये सब चीजें आ जाती हैं। जब निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो जाएगा सिंध में और पूरे पाकिस्तान में, तो इंशाअल्लाह ताला सारी चीजें इसके बीच में आ जाती हैं, और निज़ाम मुस्तफ़ा की बरकत से ही सब करप्शन और ये सारी चीजें ठीक हो। पूछेंगे खालिद अंसारी साहब से कि नून लीग की गवर्नमेंट जो 2013 से 2018 तक रही, उसमें भी करप्शन के कुछ केसेस आए,
उस बारे में खालिद साहब आपका क्या ख्याल है कि किस तरीके से उसको आप देखते हैं? जी बिल्कुल, देखें 2013 से 2018 तक ना कहीं तकरीबन समझ लें कि नून लीग पिछले 20-25 साल से पंजाब में हुकूमत कर रही है और इन्होंने भी इंतहा कर दी है करप्शन की। आपके सामने पानामा लीग है और आपके सामने लंदन में सारी जायदादें हैं, ये सब ऐसे नहीं बन गई हैं, ये बहुत सारी करप्शन हुई है और बहुत सारे तरीके से बात कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने अगर करप्शन के इल्ज़ामात भी थे तो इन्होंने लोगों के लिए काम भी बड़े किए हैं सर, सड़कें बनाई हैं, हॉस्पिटल के हालात आपके सामने हैं। मेरे पास एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान का एक मैप है जिसके अंदर वाज़े नज़र आता है कि 2012 में पीपल्स पार्टी 139वें नंबर पे थी करप्शन के हवाले से, मगर 2013 से लेके 2018 तक मुस्लिम लीग के दौर के अंदर यही चीज़ 2017 में यानी कि ये 116 पे, फिर 117 पे, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये पेपर है और इसके अंदर वाज़े नज़र देख सकते हैं आप कि मुस्लिम लीग नून के दौर में इतनी करप्शन वाज़े नज़र नहीं आती जितनी जरदारी साहब के और पीटीआई के दौर में आई। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी सही, आप सही कह रहे हैं। तो इन्होंने कुछ बनिस्बत कुछ कम करप्शन की है और जो भी इन्होंने जो डेवलपमेंट्स के काम किए हैं ना, मोस्टली उन्होंने लाहौर वाली साइड पे ही किए हैं और तो बाकी भी पूरा पंजाब में भी इनकी हुकूमत थी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने करप्शन नहीं की है। बहुत करप्शन है। मतलब पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इनकी इतने साल से हुकूमत रही है और आप देख लें कि पंजाब की अवाम जो है इस वक्त किस लहज पर है। मतलब कि इतने सालों से ये हुकूमत कर रहे हैं, हर जगह पे करप्शन ही करप्शन है। मतलब मगर इन पे सर करप्शन साबित तो नहीं हुई ना, इल्जामात है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप इस बारे में कुछ बताइएगा कि करप्शन किस तरीके से देखते हैं आप? देखें, ये लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं, ये कोई ऐसे लोग आम लोग नहीं है कि आपको करप्शन करेंगे और उसके सबूत छोड़ के जाएंगे आपके लिए। और इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। कोई करप्शन मतलब अगर आप कहीं से किक बैक ले रहे हैं तो वहाँ पे उसकी कोई रसीद तो नहीं होगी, कहीं पेमेंट तो नहीं होगी, वो सारी मगर सर ये एक जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये एक पेपर है, इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर आप देख सकते हैं कि 2013 से 2018 तक करप्शन का ग्राफ किस तरीके से डाउन हुआ है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इतनी करप्शन जिस तरीके से आप कह रहे हैं, इस बारे में आपका जो कहना है वो मैं तो समझता हूँ कि गलत है कि इतनी करप्शन ये कैसे कर सकते हैं कि जो करप्शन का ग्राफ 139 पे था वो 116 पे आ गया, 117 पे आ गया 2018 तक। फिर जी मैंने आपसे कहा कि ठीक है इन्होंने कुछ कम करप्शन की है, इन्होंने कुछ काम भी किए हैं, लेकिन आप ये देखें ना, ये अवाम का क्या बना, अवाम किस लहज पर है, अवाम किस पोजीशन पर है। कहने का तो मकसद ये है कि अगर इन्होंने करप्शन नहीं की होती तो अवाम तो किसी हाल से खुशहाल होती ना। आपको शायद आइडिया नहीं है, कम से कम $10 बिलियन करप्शन के मुल्क से बाहर जाते हैं सालाना। तो इन्होंने बस कम की है लेकिन बहुत करप्शन की है। अच्छा, तो आपकी खुशहाल पार्टी क्या करती है? अगर आप उस वक्त पे होते तो इनको किस तरीके से रोक सकते थे आप? देखिए, हम अगर हम हुकूमत में होते तो वो तो हमने काम करना थे। इनको रोकने का क्या हमारे पास अथॉरिटी तो नहीं है। किस किस्म की अथॉरिटी हमारे पास होती तो हम रोकते, वो मुझे बताएं किस किस्म की। अगर ये हुकूमत में है तो हमारे पास नहीं है। सर पिछले 75 साल से यही तो होता आ रहा है। पीपी की गवर्नमेंट ने नून लीग को बुरा कहा है, नून लीग की गवर्नमेंट ने पीपी को बुरा कहा है, पीटीआई ने इन दोनों को बुरा कहा है। तो बुरा कहने से और इनको पकड़ने में बड़ा फर्क है सर। बुरा कहेंगे ठीक है करप्शन की है, मगर साबित तो नहीं हुई सर। साबित किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये हुकूमत आती है तो ये लोग पाक साहब हो जाते हैं, जब चली जाती है तो इनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लग जाते हैं। ऐसे ही हर आने वाली हुकूमत दूसरी हुकूमत के साथ करती है। और बाकी रहेगी बात के जो साबित करने की बात रहेगी, मैंने आपसे कहा कि करप्शन एक ऐसी चीज होती है कि कोई इसका पेपर वर्क नहीं होता और इसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी चीजें नहीं है कि भाई मैं आपको कह दूं कि मैं इसको साबित कर दूंगा, तो बहुत मुश्किल है इस चीज को साबित करना। अब हम पूछेंगे खालिद साहब से पीटीआई के दौर की करप्शन के हवाले से जो टेन्योर 2018 से 2022 का था, रियासत मदीना के दावेदारों से पूछेंगे, खालिद अंसारी साहब से।
खालिद भाई कुछ पीटीआई के बारे में बताइएगा कि उनके दौर को आप किस तरह देखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले 18 से 2022 तक जो गंदम का स्कैंडल आया, एलएनजी का स्कैंडल आया, मेट्रो का स्कैंडल आया और आटा कहां से कहां चला गया और जो तब्दीली आनी थी वो कहां की कहां रह गई, और इमरान खान साहब ने खुद इतने यू टर्न्स लिए कि हद कर दी, और फिर जो करप्शन की जो गुजदार साहब को वहां लगा दिया, जो फरागोगी के थ्रू जो सारे मामला किए। तो मगर सर खान साहब तो रियासत मदीना की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि रियासत मदीना पाकिस्तान के अंदर कायम है, यहाँ पे कोई भूखा नहीं रहेगा, अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर जाता है तो उसका देनेदार मैं हूँ। तो ये करप्शन को आप किस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ तो रियासत मदीना के दावेदार हैं और आप भी उसी तर्ज पे हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करना चाहते हैं, आप दोनों का स्लोगन तो एक है, मगर अगर आपने भी वैसे ही किया जैसे खान साहब ने किया तो इस बारे में कुछ बताइएगा। जी देखिए, इमरान खान साहब भी रियासत मदीना कहते थे, ये सब कुछ कहते थे, कहना और है और करना और है, और उन्हें वक्त मिल गया है, उन्होंने हुकूमत की है, उन्होंने टाइम ले लिया है। वो तो कहते थे कि मैं 90 दिन में आके सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो अब आप देख लें कि वो किस लहज पे मुल्क छोड़ सर कर आप भी तो कहते हैं ना कि मैं 1 साल के अंदर पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा, तो फर्क क्या है सर? देखिए मैं आप कहता हूँ ना, मैं 1 साल नहीं कहता, मैं मिनिमम मुझे 2 साल कहता हूँ। मैं कहता हूँ अगर 2 साल के लिए, जैसे मैंने कहा है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए और मुझे उसको लीड करने दिया जाए, मेरी टीम को लीड करने दिया जाए, अगर 2 साल तक मैं इस मुल्क की तकदीर ना बदल दूं तो मुझे किसी भी चौक पे लटका कर मुझे फांसी दे दी जाए। तो आप किस तरीके, एक और स्कैंडल आया था पीटीआई का, शायद आपका उस बारे में आपसे कुछ पूछते हैं सर। एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी, रिवेल्स राइस 100 मिलियन इरेगुलरिटीज इन पोस्टल सर्विस ड्यूरिंग पीटीआई टेन्योर। तो सर इस बारे में आप क्या देखते हैं कि जो पेंशन में इनकी गवर्नमेंट के अंदर जो करप्शन हुई उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए ना, इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं रियासत मदीना ला रहा हूँ, और पेंशन वाले लोग आप सोचें कि वो कौन लोग होते हैं जो जिन्होंने सारी जिंदगी इस गवर्नमेंट को, इन इदारों में अपनी सर्विसेज दी होती हैं, और उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं, और वही उनका एक सहारा होता है कि वो जो कुछ पैसे उनको मिलने होते हैं उन्हीं से उन्होंने अपना गुजर बसर करना होता है। तो इन लोगों ने तो उन लोगों को भी नहीं छोड़ा। कि आप खुद सोचें, जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग शहरी हैं, और इतना बड़ा स्कैंडल उनके ऊपर भी आ गया। तो मैं तो कहता हूँ कि पीटीआई के सपोर्टर्स को सोचना चाहिए कि वो किस जगह पे और किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कि जो कि आप लोगों की पेंशन ली है और उनको भी खा गए हैं। मैं बहुत ही बायसे शर्मिंदगी चीज है। तो सर इनकी अब थोड़ा सा एग्रीकल्चर के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि इनके दौर में जो खाद के स्कैंडल्स थे, जो खादें अवेलेबल नहीं हो सकी महंगे दामों, उस बारे में भी कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, मतलब कि इनकी दौर में बहुत कुछ कहा गया कि जी हम ये कर देंगे, खाद का स्कैंडल्स हैं, गंदम के स्कैंडल्स हैं, बहुत कुछ कहा कि हम एग्रीकल्चर में ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सब दावे के दावे ही रहे। मैंने आपको कहा ना, मैं खुद इनका सपोर्टर था, लेकिन जब इनके मैंने दावे देखे, इनके यू टर्न्स देखे, तो मुझे चेंज करना पड़ गया अपना, मुझे खुद से स्टेप लेना पड़ गया कि नहीं, मुझे खुद ही आना पड़ेगा, वरना तो इस मुल्क के जो मामला हैं वो बदतर से बदतर हो जाएंगे। नाजरीन लेंगे यहाँ पे फिर छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे खालिद अंसारी दुबई वाले से उनकी पार्टी का मौक़िफ़ जो करप्शन के खिलाफ। वेलकम बैक नाजरीन। जानते हैं खालिद भाई, ज़रा आप खुशहाल पार्टी के चेयरमैन हैं, आप बताइएगा कि पाकिस्तान में करप्शन को किस तरीके से साफ़ करेंगे और लोगों को सहूलियात फराहम करेंगे, कुछ इस बारे में बताएंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हम जो मेरे मेन एजेंडे हैं उनमें से एक मेन एजेंडा करप्शन ही है। क्योंकि करप्शन, जिस मुल्क में करप्शन नहीं होती वो मुल्क तभी तरक्की करता है। चाइना की मिसाल भी आपके सामने है कि एक वक्त था वहाँ पे बहुत करप्शन थी, लेकिन जब वहाँ से करप्शन में उन्होंने बहुत सख्ती की और बहुत सख्त सजाएं दी, तो उसके बाद जो है कि चाइना ने बहुत तरक्की की। तो हमारा करप्शन को रोकने के लिए मेरा बहुत बड़ा प्लान है
उसमें से सबसे पहले तो चीज ये सर है कि जो मैं खालिद भाई फिर यहाँ पे गरीबों की बात करना चाहूँगा, गरीब लोगों की बात करना चाहूँगा। ये जो इस तरीके से आप बातें करते हैं, जितने भी सियासतदान हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुख्तलिफ सियासतदान हैं, जब आते हैं तो पहले दावे यही करते हैं कि हम गरीबों के लिए करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। अब ये देख लें कि 38 साल से पाकिस्तान पहले पीपल्स पार्टी को देखता रहा, जिनका नारा रोटी कपड़ा और मकान का था। 2022 में पता चलता है कि 957 अरब की करप्शन हो गई। नून लीग की तरफ जाते हैं तो उन पे इल्जामात लगते हैं करप्शन के। जब वो अपनी गवर्नमेंट में होते हैं तो दूसरी पार्टियों के खिलाफ करप्शन 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 के नारे लगते हैं। तो मगर आप भी वही बात कर रहे हैं खुशहाल पार्टी के हवाले से कि मैं जब आ जाऊंगा तो मैं इस तरीके से इसको डील कर लूंगा। मगर आप इसको पहले बताएं ना, अपना मोटिव दें, कोई करप्शन के खिलाफ करेंगे क्या, कहां से इसको स्टार्ट करेंगे आप? जी जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान के हर शोबे में करप्शन है। आप हॉस्पिटल से लेके, आप हॉस्पिटल में मैं आपको करप्शन बताऊं कि क्या क्या करप्शन होती है। कि लोग खुदा को भूले हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी करप्शन ये होती है कि आपका कोई ऑपरेशन है तो उसके लिए आपसे जो मेडिसिन मंगाई जाती हैं, वो आपसे जो 10 मेडिसिन लगनी है 15 मंगा ली जाती हैं, और वो सारी मेडिसिन बाद में मेडिकल स्टोर से बिकती हैं। उसके बाद जो नॉर्मल डिलीवरी भी होने वाली होती है, सिर्फ डॉक्टर्स अपने सर पैसा यहाँ पे बनाने फिर के बात लिए। काट रहा हूँ कि पूरा अगर हर अदारे की तरफ आप जाएंगे तो करप्शन को किस तरीके से साफ करेंगे? वो तो सबको नजर आ रहा है कि करप्शन तो है, इश्यूज तो हैं, इल्जामात तो लगते हैं, हर पार्टी लगाती है। पहले 2 पार्टियां लगाती थी, अब तीनों एक दूसरे के ऊपर पार्टीज करप्शन का इल्जाम लगाती हैं। मगर उन्हीं पार्टीज के अंदर बैठे हुए लोग जब करप्शन करते हैं तो उस करप्शन को किस तरीके से साफ करेंगे? अगर आपकी पार्टी में कोई बंदा करप्शन करेगा तो उसको क्या सजा देंगे आप? जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं थोड़ा सा पहले बताना चाह रहा था सर इस बारे में तो पता है कहाँ कहाँ कैसे हो रही है। जी जी देखिए हॉस्पिटल, वो उसी बात पे आऊंगा कि कैसे रोकूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए भी मेरे पास पूरा एक प्लान है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि देखिए हम किस लेवल पे चले गए हैं, कि कैसे करप्शन होती है, कहाँ पे किसी भी महकमे में कहीं भर्तियां होनी होती हैं तो वो लाखों रुपया दे के वो भर्तियां होती हैं। तो मतलब जब लाखों रुपया दे के वो भर्ती होगी तो लाजमी बात है जो वहां पे ये बात तो हो गई, लाखों रुपया दे दिया, सारा कुछ दे दिया सर, मगर आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आप इसको किस तरीके से डिलीवर करेंगे करप्शन के खिलाफ? आपको बताता हूँ इसको रोकूंगा कैसे। मैं इसको आपको बताता हूँ कि मैं इसको कैसे रोकूंगा। इसके लिए जो सबसे पहले तो जो है, मैं एक और बात यहाँ पे कर दूं, आपने मीडिया की बात कर दी। आज यहाँ पे कई सहाफी ऐसे हैं, वो किसी पार्टी की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये फला पार्टी का सहाफी है। कोई दूसरी पार्टी का बंदा बात करता तो आपने फिर वही बात कर दी कि मैं अपनी पार्टी में सहाफी बनाऊंगा, वो तो फिर आपकी पार्टी की बात करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात पूरी सुन लें। आप पहले मेरी पूरी बात सुन लें। वो इसी तरीके से कहा ना कि आप सहाफी, अब वो आपकी पार्टी की ही सिर्फ बात करेंगे। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं करना चाह रहा। मेरी आप पहले पूरी बात सुने। मीडिया के लोगों को कैसे एक्टिव करूंगा, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें वो लोग जाके जहाँ करप्शन हो रही होती है उसको बेनिकाब करते हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ। नहीं सर, उन लोगों को अब सारे सहाफी देखें, जिस पार्टी के साथ कोई सहाफी मुंसलिक है वो उसी पार्टी की फेवर में बात करते हैं। तो आप इस सहाफत को आज़ाद करवाने में कोई मदद करें हमारी। इस पाकिस्तान में आज़ाद सहाफत चाहिए सर, पार्टी का सहाफी नहीं चाहिए जो पाकिस्तान की आवाम की बात करे। जी सर बिल्कुल, बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको मेरा जो प्रोग्राम है उसमें खुशहाल पाकिस्तान मीडिया है और खुशहाल जो है पाकिस्तान सहाफत भी उसमें इंक्लूड है। और मैं आपको जो पहले सवाल का जवाब दे रहा था कि जो सहाफत के अलावा एक मीडिया का एक शोबा है जो लोगों की करप्शन दिखाते हैं, जैसे इकरारुल हसन के कुछ प्रोग्राम हैं, तो मैं उन लोगों पे बड़े बड़े इनामात रखूंगा। उसके अलावा जो इसमें भी तो फेवरिज्म आ जाएगा ना सर, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं इसमें भी फेवरिज्म होगा। आप क्या करेंगे? आप किसी चैनल के सहाफी को, कोई उसका काम नहीं है करप्शन पकड़ना सर। करप्शन पकड़ना सरकार का काम है, आपका काम है सरकार को सपोर्ट करने का। आप इस बारे में बताएं। आप एक सहाफी की तरफ चल पड़े हैं कि एक सहाफी बेनकाब करेगा, तो अदारे कहां जाएंगे फिर? अदारों को किस तरीके से साफ करेंगे सर? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसके करप्शन के ऊपर मेरी एक फोर्स बनेगी, खुशहाल पाकिस्तान की फोर्स होगी, जो कि जितने वो उस फोर्स का हर आदमी हर महकमे में बैठा होगा, सरकारी महकमे में बैठा होगा, हर पुलिस स्टेशन में बैठा होगा, हर
जगह पे बैठा होगा और वो उसको जितनी भी उसकी जो सैलरीज है वो मेरी तहरीक पे करेगी, और वो उसकी ड्यूटी होगी कि वो उस इदारे में, चाहे पुलिस स्टेशन है चाहे वो सरकारी इदारा है, वहां पे वो करप्शन नहीं होने देगा। जिस बंदे को भी किसी को भी प्रॉब्लम होगी वो मेरी पार्टी के उस फोर्स के बंदे के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे यहाँ पे मेरा काम नहीं हो रहा है, ये बंदा मुझसे रिश्वत मांग रहा है, ये मुझसे पैसे मांग रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त मामला है ना, सरकारी मामला में, वो दो चीजें हो गई हैं। जो सरकारी आदमी है ना, वो जो कहते हैं कि वो जो तनख्वाह लेता है ना, वो काम ना करने की लेता है। नहीं सर, और ये जो यहाँ पैसे पे आप गलत हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पाकिस्तान के अदारे जिनको सलूट करना चाहिए, जिन्होंने करने वाले कुछ अफसरान आप अच्छे बुरे कह सकते हैं सर, ये अदारे पाकिस्तान का फख्र हैं। अगर करप्शन कोई करता है सर, तो सियासतदानों की करप्शन को किसने दिखाना है सर? कुछ इस बारे में कहिएगा। जी जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। जो सियासतदानों की जो भी करप्शन है वो तो मीडिया ने ही दिखानी है जी। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि जो मेरी खुशहाल पार्टी की फोर्स होगी सर, आप पाकिस्तान, आपकी फोर्स को ठीक हो गया सर, मगर आप थोड़ा सा अपने आप को कुछ बेहतर तरीके से दिखाइएगा। नाजरीन जानते हैं खालिद अंसारी साहब से कि वो पाकिस्तान के अंदर तलीम, रोजगार और निज़ाम मुस्तफ़ा का राइज करेंगे। जी खालिद भाई, कुछ बताइएगा इस बारे में। जी मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। ये जो हमारे 3 मेन स्लोगन हैं जिनके पीछे हमने काम करना है, सबसे पहले आ गया तालीम। तालीम के लिए इंशाल्लाह ताला निसाब में कुछ चेंज करूंगा मैं। मगर सर पाकिस्तान के अंदर, मेरी बात सुनिएगा ना, तालीम की बात कर लें, इमरान खान साहब के दौर में यही एक मसला था कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर और गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर निसाब एक साथ नहीं था। प्राइवेट स्कूलों की फीसिस बहुत ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट स्कूल की फीसिस बहुत कम है। इस बारे में खुशहाल पार्टी क्या करेगी सर? करप्शन के अलावा ये चीज़ की तरफ भी तवज्जो देंगे कि पाकिस्तान के गरीब घर का बच्चा भी अमीरों वाले स्कूलों में पढ़ सकेगा? जी जी बिल्कुल, मैंने यही कहा ना कि सबसे पहले तो कुछ निसाब चेंज करना पड़ेगा और सब निसाब एक जैसा करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो उस्ताद हैं उनकी भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उनकी भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ माँ बाप की भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और दूसरी बात अच्छा, तो आप रोजगार के बारे में कुछ बताइएगा। आपके स्लोगन में रोजगार और निज़ाम मुस्तफ़ा के बारे में सर। जी अब मैं सेकंड मेरा रोजगार है। रोजगार के बारे में हम स्किल डेवलपमेंट्स पे काम कर रहे हैं कि हमने लोगों को कैसे स्किल डेवलपमेंट्स करनी है। हमने बहुत सारे ऐसे इदारे बनाने हैं जहाँ पे हमने लोगों को ट्रेन करना है, जहाँ पे बताना है जो किसी न किसी उसको हुनरमंद बनाना है। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। उसके मेरे पास कुछ ऐसे प्लान भी हैं, लोग ये सुन के हैरान होंगे कि वो उनके घर में कंप्यूटर पड़ा होगा। सर एक यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ सर। प्लान 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 के अलावा सर कब आ रहे हैं पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए आप सर? जी अच्छा, देखिए सबसे पहली बात है प्लान, तो हर चीज प्लान से हो तो वो ही कामयाब होती है। और दूसरी बात रहेगी आने की, इंशाल्लाह ताला मैं 10 जनवरी तक इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला आप और आके आप देखिएगा कि मेरी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, बहुत सारे मेरे इवेंट्स हैं। ईवान इकबाल में मेरा एक इवेंट है जहाँ पे अच्छा, तो निज़ाम मुस्तफ़ा के बारे में पाकिस्तान में किस तरीके से काम करेंगे सर? जी हमारा जो मेन जो काम है वो हमारा निज़ाम मुस्तफ़ा पे है, और हमने निज़ाम मुस्तफ़ा पे जो उम्र लॉ है वो हमने यहाँ पर लाना है, ठीक है। और अभी जो हमारा लॉ है, अब मैं आपको इस लॉ के बारे में क्या कहूँ कि जो हमारा लॉ है वो जो फैसला निकल के आता है वो इंग्लिश में लिखा हुआ आता है। और वो इंग्लिश, आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में 1% लोगों को भी इंग्लिश नहीं आती। 1% लोगों को इंग्लिश आती है, 99% लोगों को नहीं आती। तो सबसे बढ़कर निज़ाम मुस्तफ़ा है जो उमर लॉ है। उमर लॉ आएगा और बाकी सारी चीजें उसी के निज़ाम मुस्तफ़ा सब। तो क्या आप उस उमर लॉ को पाकिस्तान के अंदर नाफिज कर पाएंगे अगर आपकी गवर्नमेंट बनती है तो सर? इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है। मैं इसी लगन से, इसी जोश और जज्बे और जुनून से निकला हूँ कि मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा, मेरे लोग मेरी मदद करेंगे। तो खालिद भाई अब आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि 2023 के हवाले से पाकिस्तान
कि अवाम खुशहाल पाकिस्तान पार्टी के हवाले से ये पैगाम दूंगा कि आप सब लोग जो हैं मेरी जो पाकिस्तान खुशहाल फोर्स है उसमें शामिल हो और खुशहाल पाकिस्तान पार्टी को जितना आप मोबिलाइज कर सकते हैं करें। उसकी वजह ये है कि जिस तरह का लीडर मैं हूँ, मुझे अपने मुंह से खुद तारीफ करनी पड़ती है। मेरे जितना जुनून, जज्बा, नियत, इखलास कोई ऐसा लीडर नहीं आया कि जिसमें ये सारी चीजें हों। मैं ये जो कुछ भी आ रहा हूँ अपनी गरीब अवाम के लिए सर, आपके पास सिर्फ एक, आपकी बात पे लोग सिर्फ एक ही तरीके से यकीन करेंगे क्योंकि आपका माजी आपने मेहनतें की हैं, यहाँ पे मजदूरियाँ की हैं और अपनी मेहनत से आप दुबई गए और दुबई जाके रियल स्टेट में एक नाम कमाया। सर, आपकी बात पे अवाम ज़रूर यकीन करेगी, मगर इस अवाम के लिए कुछ काम करना पड़ेगा और इंशाल्लाह ताला 10 को आप आ रहे हैं, तो इस हवाले से कोई और मज़ीद कुछ कहना चाहें आप? बस मैं अपनी अवाम से यही कहूँगा कि दीन पे अपने अमल करें, ठीक है? सब कुछ दीन में है। ये हम इतनी पस्ती की तरफ जो जा रहे हैं ना, ये हमारी दीन से दूरी है। दीन के जितना करीब हो जाएंगे उतना ही हम सुकून में आ जाएंगे। बस दीन की तरफ, अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें और सब्र रखें। सब्र में बहुत कुछ है। नाजरीन, आखिर में एक छोटी सी स्टोरी है। एक शहर में एक शख्स रहता था। उस शख्स ने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक मकान बनाया। उस मकान के अंदर उसने खुशनुमा चीज़ें लगाईं, हर कमरे को सजाया, अपने वालिदैन के लिए अलहदा कमरा, अपने बच्चों के लिए अलहदा कमरा उसने बनाया। बच्चों की स्कूल की फीसेस दी। जब वो बीमार होते रहे तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता रहा एक बाप। उस घर को उसने इतना खूबसूरत बनाया कि अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। उसकी मौत का वक्त आ गया। बच्चे उसके पास बैठते हैं, पूछते हैं, बाबा आपने हमारे लिए किया क्या है? बाप कहता है, बेटा मैं मरने वाला हूँ, मैंने आपके लिए कुछ ना किया हो, मगर एक काम किया है कि इस घर के नीचे एक संदूक है, संदूक के अंदर ख़जाना है, वो ख़जाना आप लोग ले लेना। इतनी बात करता है, वो फौत हो जाता है। कुछ दिन बाद सारे बच्चे इकट्ठे होकर उसी घर की नींवों को खोदना शुरू कर देते हैं। वो घर आहिस्ता आहिस्ता करके टूट जाता है। जब घर पूरा टूट जाता है तो उसके नीचे से वो संदूक निकलता है। संदूक को खोलते हैं तो उसके अंदर एक कागज़ होता है। उस कागज़ पे लिखा होता है, बेटा मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मगर एक काम किया था कि ये घर बनाया था, अब तुम इसी घर को दोबारा बनाओ। नाज़रीन, यही पाकिस्तान के हाल हैं कि हम उस संदूक के पीछे हैं और इस मुल्क को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। खुदारा इस मुल्क को बनाइए और कुछ सोचिए कि ये मुल्क कितनी मुश्किलों और तकलीफ़ों से मिला है। अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त चाहूँगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफ़िज़।